हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अ विजिट टू कैम्ब्रिज का पार्ट 3 का वीडियो एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से समझ आई हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू लाइक अ लैंटेन whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man। ये बोला जा रहा है जैसे कि एक लैंटेन होता है, ठीक? और उसके जो वॉल्स यानी कि उसका बाहर का हिस्सा कैसे बार बार यूज होके कैसे गंदा सा हो जाता है, तेल वगैरह लग जाता है, ठीक है, स्मोक वगैरह बैठ जाता है। तो उसका जो लैंटेन का बाहर वाला जो सरफेस है, बाहर वाला जो बॉडी है, लैंटेन का जो बॉडी है वो कैसे खराब हो जाता है। लेकिन हम लोग को फिर भी मैटर नहीं करता। हम लोग बस उस लैंटेन से एक ही चीज देखते हैं, उस लैंटेन का एक ही चीज देखते हैं कि ये कितना लाइट दे रहा है, यानी कि ये अंदर से कैसा है। यहाँ पर भी वही बोला जा रहा है कि एक इंसान का बॉडी बाहर से चाहे कैसा भी हो, लेकिन एक इंसान अंदर से कैसा है वो मैटर करता है। द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडोज। तो जो बॉडी है वो बस एक केस की तरह है जो कि सैडो से बना है। सो दैट आई नो बिलीवर इन इटर्नल सोल्स नो दैट दिस इज व्हाट ईच ऑफ अस इज, एवरीथिंग एल्स अनएसेसरी। मैं तो इटर्नल सोल्स के बारे में विश्वास नहीं करता, यानी कि आत्मा वगैरह के ऊपर विश्वास नहीं रखता, लेकिन मुझे एक बात पता है कि हम अंदर से कैसे है वो मैटर करता है। बाकी सारे चीजें जो कुछ भी है, ठीक है, वो एक एसेसरी जैसा है। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई आस्क्ड हिम अर्ली। ऑथर ये पूछते हैं कि आपको डिसेबल्ड होने में सबसे बेस्ट चीज क्या लगता है। तो स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। मुझे नहीं लगता डिसेबल्ड होने में कोई भी कुछ अच्छा है, कोई भी चीज अच्छा है। आई थिंक आई सेड यू टू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। ऑथर बोलते हैं, मुझे लगता है अगर एक इंसान डिसेबल्ड है तो हमें ये पता चलता है कि दुनिया में कितना काइंडनेस बच गया है। क्योंकि अगर कोई इंसान डिसेबल्ड होता है तो एक नॉर्मल इंसान उसको देख के तरस खाता है या फिर उसके तरफ थोड़ा काइंड बिहेवियर दिखाता है। तो इससे ये पता चलता है कि दुनिया में कितना काइंडनेस रह गया। ये ऑथर बोल रहे हैं। यस ही सेड इट वाज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन, एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विद। ऑथर ये बोले, मुझे लगता है डिसेबल्ड होने से कुछ लोग आपके प्रति काइंड होते हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि दुनिया में कितना काइंडनेस बच चुका है। स्टीफन हॉकिंग भी इस बात से एग्री होते हैं। वो तो बोल नहीं सकते, तो उनका जो वॉइस सिंथेसाइजर है, यानी कि उनका जो कंप्यूटर से जो वॉइस निकलता है वही बोला, उससे आवाज आया यस, ठीक है। और ऑथर को पता ही नहीं चला कि ये जो यस बोले किस तरीके से बोले, खुश होके, बहुत ज्यादा खुश होके, या फिर नॉर्मली, क्योंकि कंप्यूटर वॉइस से बस एक नॉर्मल रीडिंग जैसा आवाज निकल रहा है। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count। तो ऑथर जब बैठे थे चेयर में, थोड़ा सा इधर घूम रहे थे या मुड़ रहे थे, ठीक है, तो वो बार बार अपना रिस्क को देखे जा रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे ये जो 30 मिनट्स का हर एक मिनट है ना, ये उनके लिए जरूरी है। वो वो इनको इम्पोर्टेंट बना है, यानी कि कुछ इधर उधर की बातें ना करे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वही बात करे। एक इतने बड़े इंसान से मिल रहा है, आलतू फालतू बात करके टाइम वेस्ट कर देंगे तो फिर इनको बाद में रिग्रेट होगा कि मेरे सामने 30 मिनट्स था, मुझे ये पूछना चाहिए, वो पूछना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं पूछा। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी। तो ऑथर को बहुत ही ज्यादा रिलीफ हुआ, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस फील हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि एज कंपेयर टू स्टीफन हॉकिंग, उन वो अच्छे से मूव कर पा रहे, चेयर में बैठ के बात कर पा रहे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग का बॉडी में बहुत ही कम मूवमेंट था। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। ऑथर ये बोल रहे हैं कि हमारे अंदर कितनी पॉसिबिलिटी है, हम क्या कुछ कर सकते हैं, वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि एक इंसान चल पा रहा है या बोल नहीं पा रहा या खड़ा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, उसके अंदर कितना पॉसिबिलिटी है, कितना काबिलियत है, क्या वो कर सकता है, वही मैटर करता है। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स, डिड दैट थॉट हेल्प हिम। ऑथर स्टीफन हॉकिंग को ये बोलता है कि वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन रहा है। ये ऐसे ही हवा में नहीं फेंक रहे। क्लिच यानी कि फ्रेज और आइडिया यूज सो ऑफन दैट इट लूजेस इट्स मीनिंग। कभी कभी होता है ना, लोग कुछ भी आलतू फालतू का ऐसे ही बोल देते हैं किसी को इंप्रेस करने के लिए, तो ऑथर इस तरह से नहीं बोल रहे थे। वो जेन्युइनली बोल रहे थे कि वो कितने बड़े इंस्पिरेशन रह चुके हैं उनके लिए, यानी कि स्टीफन हॉकिंग कितने बड़े इंस्पिरेशन रह गए ऑथर के लिए और बाकियों के लिए भी। फिर ऑथर ये पूछते, क्या ये थॉट आपको हेल्प करता है खुश रहने के लिए?
नो ही सेड एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क। स्टेफन हॉकिंग बोलते हैं नहीं, और ऑथर सोचते हैं कि मैं कितना बेवकूफ हूं ये पूछ रहा हूं उससे। व्हेन योर बॉडी इज ए क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still। तो जब आपका बॉडी एक क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम बन जाए, यानी कि एक छोटा सा रूम जो बहुत ज्यादा सफोकेटिंग है, घुटन वाला है, ठीक है, और उसके जो वाल्स है दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं। एक तो रूम है उसमें आपको घुटन हो रही है, वही रूम के अगर वाल्स, दीवारें छोटी होती जाएंगी तो जो घुटन है जो आपको फील हो रहा है वो बढ़ता जाएगा कि नहीं। तो ये ज्यादा सही, ज्यादा अच्छा नहीं है। तो ये जान के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें एडमायर कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम देखते हैं यार ये पैरालाइज हो के इतना साल बच गया, अभी तक इसकी सांसें चल रही है, तो वो लोग खुश होते हैं, जो कि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जो डिसेबल्ड लोग हैं, उन्हीं को फील होता है, उन्हीं को पता है कि वो कितने मुश्किल से उस कंडीशन में है। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। ऑथर ये बोल, क्या आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं डिसेबल्ड लोगों को जिसकी वजह से उनका लाइफ बेटर बन सके। स्टेफन हॉकिंग बोलते हैं दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर वेस्ट ऑफ टाइम। स्टेफन हॉकिंग बोलते हैं डिसेबल्ड लोगों को जो भी चीजें करने में अच्छी लगती है या फिर जो भी चीजों में वो अच्छे हैं, उन लोगों को वही चीजें करना चाहिए। और एक ओलंपिक्स होता है डिसेबल्ड लोगों के लिए, ये टाइम वेस्ट है। होता है ना, ओलंपिक्स में कोई एक रेस हुआ, मान लो व्हील चेयर का रेस डिसेबल्ड लोगों के लिए, अब 4 लोग कर रहे हैं, 4 लोगों को देख के और कुछ लोगों को इंटरेस्ट आएगा कि हमें भी करना चाहिए, मतलब ये देखा देखी वाला सिस्टम हो गया, वो कर रहा है तो हमें भी करना है। लेकिन उन्हें ये जानना पड़ेगा कि वो कौन सी चीजों में अच्छे हैं और वही करेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेटर। आई नो व्हाट यू मीन, आई रिमेंबर द ईयर्स आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वाज एंड हाउ ग्लीफुली आई अनस्ट्रिंग इट वन नाइट। तो ऑथर तुरंत से बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, आप क्या बोलना चाहते हैं मुझे समझ में आ गया। मुझे याद है मैं एक स्पेनिश गिटार बजाना सीख रहा था जो कि मेरे से भी बड़ा था, यानी गिटार का साइज उनसे भी बड़ा था, और मैं बहुत ही खुशी खुशी एक रात को उसके सारे स्ट्रिंग्स को खोल दिया। द हाफ आवर वॉज अप, आई थिंक आई हैव अनोल्ड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू। तो ऑथर बोलते कि आधा घंटा खत्म हो गया और मुझे लगता है कि मैं आपको काफी ज्यादा परेशान कर दूं। ये ऑथर ग्रीनिंग यानी खुशी खुशी बोल रहे थे, थैंक यू फॉर। स्टेफन हॉकिंग बोलते हैं स्टे, और ऑथर इंतजार करते हैं, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। स्टेफन हॉकिंग बोलते हैं चाय पियो और चलो मैं तुम्हें गार्डन दिखा देता हूँ। The garden was as big as a park, but Stephen Hawking covered every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dozed to keep out of the way। स्टेफन हॉकिंग का जो गार्डन था पार्क जितने बड़ा था, स्टेफन हॉकिंग उनको हर एक कोना घुमाए, ऑथर को हर एक कोना दिखलाए, हर एक इंच कवर किया, रम्बलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज व्हीलचेयर। और ये जो स्टेफन हॉकिंग का जो व्हीलचेयर था उसमें मोटर लगा था, क्योंकि वो हाथों से तो व्हीलचेयर को चला नहीं सकते, तो उनका जो व्हील चेयर था उसमें मोटर लगा था जिसकी वजह से वो रंबल कर रहा था, यानी कि आवाज कर रहा था, कंटिन्यूअस साउंड कर रहा था। और जैसे ही ऑथर को लगता था कि व्हील चेयर उनके तरफ आ रहा है तो वो तुरंत से साइड हो जाते थे, डॉज कर लेते थे ताकि वो उनके रास्ते में ना आए। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, द सन मेड हिम साइलेंट, द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपीयरिंग इन द ग्लेयर। वहां पे वो लोग ज्यादा बातें नहीं कर सके, क्यों, यहाँ पे लिखा द सन मेड हिम साइलेंट, यानी कि जो सूरज है उन्हें साइलेंट करवा दिया स्टेफन हॉकिंग। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपीयरिंग इन द ग्लेयर, इसका मतलब ये वो जैसे ही बाहर चले गए थे, इवनिंग का वक्त था, सूरज बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहा था, समर का टाइम था ना, सूरज बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहा था। जैसे ही वो बाहर गए तो उनका जो स्क्रीन लगा हुआ था, कंप्यूटर जो भी लगा था स्टीफन हॉकिंग का व्हील चेयर में, ठीक है, वो चमक की वजह से उनमें उसका विजिबिलिटी कम गया, यानी कि उसमें जो लेटर्स था वो क्लियर दिखना नहीं लगा। होता है ना, आप फोन लेके अगर धूप में चले जाओ तो फोन सही से दिखता नहीं है, उसका ब्राइटनेस हमें कम लगता है, तो इसी तरह का सीन हुआ। An hour later, we were ready to leave. I didn't know what to do. I could not kiss him or cry. 1 घंटे के बाद वो जाने के लिए रेडी थे। ऑथर को समझ में नहीं रहा वो क्या करे, वो उनको किस भी नहीं कर सकते थे या फिर रो भी नहीं सकते। ऑथर को इतना अच्छा लगा कि लग रहा था कि किस कर ले, लेकिन कर नहीं सकते। ऑथर के अंदर जो इमोशंस जागे इनसे मिलने के बाद, वो रो भी नहीं पा रहा। आई टच दिस शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। आई लुक बैक एंड आई न्यू ही वाज वेविंग द ही वाजंट। तो ऑथर स्टेफन हॉकिंग का शोल्डर को टच करता है और समर इवनिंग में अपना व्हीलचेयर से निकलने लगता है, और वो पीछे मुड़ के देखता है स्टेफन हॉकिंग को, और उन्हें उन्हें पता था कि स्टेफन हॉकिंग हाथ हिला रहे हैं, वेव कर रहे हैं, यानी कि बाय कर रहे हैं, दो ही वाज। तो ऑथर को ऐसा लगा, ऑथर को पूरा विश्वास था कि वो जब निकल रहा है ऑथर
स्टीफन हॉकिंग पीछे रह गए। अब वो मुड़ के देखेंगे तो स्टीफन हॉकिंग उनको बाय कर रहे होंगे, लेकिन असल में तो स्टीफन हॉकिंग पैरालाइज्ड थे ना, वो बाय नहीं कर सकते, लेकिन उनके अंदर ऐसा फील हो रहा था ऑथर के अंदर कि स्टीफन हॉकिंग बाय कर रहे। वाचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माय ब्रेवेस्ट सेल्फ, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years, alone I knew that my journey was over for now। बहुत ही अच्छा सा लाइन लिखा गया ऑथर के द्वारा। तो ऑथर जब उनको देख रहे थे स्टीफन हॉकिंग को, ऑथर जब स्टीफन हॉकिंग को देख रहे थे, उन्हें दिख रहा था ऑथर के अंदर जो ब्रेवरी है, वही ब्रेवरी स्टीफन हॉकिंग के अंदर देखने को मिल रहा था, और यही ब्रेवरी पे वो बिलीव रखे थे बहुत सालों से, ठीक है, और यही ब्रेवरी को लेके वो आगे चल रहे थे, वो यानी कि ऑथर। अब फिर ऑथर को ये समझ आता है कि मैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग इतना ब्रेव है, इतना उनका जो कंडीशन है मेरे से भी ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी वो इतना कुछ अचीव कर लिए, तो मैं इसी ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ता जाऊंगा और भी चीजें अचीव करता था। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, मुझे पता है मेरा जर्नी खत्म हो गया, लेकिन अभी के लिए खत्म हुआ है। तो यही था अ विजिट टू कैम्ब्रिज पार्ट 3 का वीडियो एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, और इनके ऑथर है फिरदौस कंगा, फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स बुक से लिया गया। डिस्कस करेंगे कंप्रेंशन चेक। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड टू द राइटर। ये पूछ रहा है कि कैम्ब्रिज जो है राइटर के लिए इंग्लैंड का मेटाफोर है। राइटर के लिए कैम्ब्रिज जो है इंग्लैंड के लिए मेटाफोर। तो ऑप्शंस, कैम्ब्रिज वाज अ रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड वाज फेमस फॉर कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज वाज द रियल इंग्लैंड। इसका आंसर होगा बिट थर्ड, कैम्ब्रिज वाज द रियल इंग्लैंड। कि ऑथर के लिए, राइटर के लिए कैम्ब्रिज जो था रियल इंग्लैंड था। द राइटर फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस फ्रॉम द नियरेस्ट फोन बूथ, फ्रॉम आउटसाइड अ फोन बूथ, फ्रॉम इनसाइड अ फोन बूथ। इसका ऑप्शन होगा फ्रॉम आउटसाइड अ फोन बूथ, क्योंकि राइटर तो व्हील चेयर में थे ना, वो फोन बूथ के अंदर जाके बात नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन, every time he spoke to the scientist, the writer felt guilty because he wasn't sure what he wanted to ask. He forced the scientist to use his voice synthesizer. He was face to face with a lizard. तो इसका आंसर होगा he was forced the scientist to use his voice synthesizer। ऑथर को हमेशा लग रहा था कि वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे, वो जबरदस्ती स्टीफन हॉकिंग को आंसर देना पड़ा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, I felt a huge relief in the possibilities of my body in the given context. The highlighted words refer to, यानी कि पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, इसका मतलब क्या है, क्या रेफर कर रहा है। बिट 1, शिफ्टिंग इन द व्हीलचेयर, टर्निंग द रिस्ट, स्टैंडिंग अप, वॉकिंग। बिट थर्ड, सिटिंग, सॉरी, स्पीकिंग, राइटिंग। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर शिफ्टिंग इन द व्हीलचेयर, टर्निंग द रिस्ट, क्योंकि एटलीस्ट ऑथर जो है, राइटर जो हो, व्हील चेयर में बैठ के इधर उधर हिल पा रहे थे, मूवमेंट कर पा रहे थे, और अपना रिस्ट में बार बार टाइम देख रहे थे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग इतना भी नहीं कर सकते। देखते हैं क्वेश्चन आंसर, वर्किंग विद द टेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 का बिट 1, डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेड द राइटर नर्वस, इफ सो व्हाई। क्या स्टीफन हॉकिंग से जो मिलने का चांस मिला था ऑथर को, उससे वो नर्वस थे? अगर ऐसा है तो क्यों? हाँ, वो नर्वस थे क्योंकि वो इतने बड़े पर्सनैलिटी के साथ मिलने वाले थे जो कि बहुत कुछ अचीव कर उनके डिसेबिलिटीज के बावजूद। ऑथर के लिए, राइटर के लिए एक बहुत ही बड़ा सा मूवमेंट था, तो इसलिए वो नर्वस थे। डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड, इफ सो व्हाई। पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन में तो पूछा गया था नर्वस थे, बिट 2 में पूछा जा रहा है क्या वो एक्साइटेड थे। हाँ, वो एक्साइटेड भी थे, इसका आंसर होगा यस, वो एक्साइटेड थे, और उनसे मिलके वो और भी ज्यादा स्ट्रांग फील करेंगे, क्योंकि एक ऐसा डिसेबल्ड इंसान इतना कुछ अचीव कर रहा है, तो उनको भी पता चलेगा कि वो भी बहुत सारी चीजें अचीव कर सकता है, और वो लाइफ में और भी आगे जा सकते हैं, तो इसलिए वो एक्साइटेड थे। गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर। तो इसका आंसर होगा, क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए था राइटर को साइंटिस्ट। तो ये पूछ सकते हैं कि आप, राइटर उनसे ये पूछ सकते थे कि आपके बॉडी में इतना डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी आप उस डिसेबिलिटी को कैसे एक्सेप्ट किए और कैसे इतना ब्रेव रहे और फिर आगे बढ़ते गए धीरे धीरे, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीफन हॉकिंग सेड आई हैव नो चॉइस, डज द राइटर थिंक देयर वाज अ चॉइस, वाज इट। स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं कि मेरे सामने कोई चॉइस नहीं था। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। क्या राइटर को लगता था कोई ऐसा चॉइस था? अगर था तो क्या था? हाँ, राइटर को ऐसा लगता था कि चॉइस था। स्टीफन हॉकिंग डिसेबल्ड होने के बावजूद भी इतना कुछ अचीव किया, लेकिन वो डिसेबल्ड थे, तो उनके सामने चॉइस था ना कि सब कुछ छोड़ दो, कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा मत करो, सैड रहो, डिप्रेस रहो, लेकिन फिर भी स्टीफन हॉकिंग ऐसा चूज नहीं किए। वो अपना डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किए और क्रिएटिवली रहने की कोशिश किए। उनका बॉडी डिसेबल्ड है ये सब होने के बावजूद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कुड फील इज एंग्विश, व्हाट कुड बी द एंग्विश। ऑथर बोल रहे हैं कि मैं फील कर पा रहा हूँ इनका एंग्विश, एंग्विश यानी कि पेन या फिर सफर। तो क्या एंग्विश हो सकता है?
स्टेफन हॉकिंग का जो माइंड था बहुत ही ज्यादा एक्टिव था। उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे होते थे जो वो एक्सप्रेस करना चाहते थे, लेकिन वो ज्यादा कुछ तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो बोल नहीं पाते। जो भी एक्सप्रेस करना है वो टाइप करेंगे और फिर कंप्यूटर से एक वॉइस निकलेगा, और उनका जो सेंटेंसेस था, जो कुछ भी बोलते थे वो बस लाइंस थे, उसमें कोई फीलिंग कोई इमोशन नहीं था। तो इसलिए ऑथर को लग रहा था कि ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, सफर कर रहे हैं, इतने सारे थॉट्स होने के बावजूद भी स्टेफन हॉकिंग उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। व्हाट एंडियर्ड द साइंटिस्ट टू द राइटर सो दैट ही सेड ही वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। राइटर को क्या अच्छा लगा कि वो ये बोले कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान को देख रहा है। जब स्टेफन हॉकिंग से बात कर रहे थे राइटर ना, तो राइटर उनसे पूछते हैं, क्या मेरे जैसे कोई इंसान आके आपके आपको काम में डिस्टर्ब करे तो अच्छा लगता है? स्टेफन हॉकिंग रिप्लाई करते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और वो एक तिरछी स्माइल देके हंस रहे हो। तो यही चीज देख के ऑथर को लगता है, राइटर को लगता है कि इतना डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी ये इंसान इतने अच्छे से स्माइल कर रहा है। तो ऐसा लगा उनको कि ये दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान को देख रहा है। Read aloud the description of the beautiful man, which is the most beautiful sentence in the description. The most beautiful sentence in the description is, यहाँ पर ये हो सकता है, you look at his eyes which can speak still and they are saying something huge and urgent. उनकी आंखों में देखने से ऐसा लगता है उनकी आंखें बोल रहे हैं, रुके हुए लेकिन बोल रहे हैं, और कुछ बड़ा बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लैंटर्न इज द मैन व्हाट वुड इट्स वाल। अगर इंसान एक लैंटर्न है तो उसका वाल्स क्या है? तो इंसान अगर एक लैंटर्न है तो उसके जो वॉल्स होगी उसका बॉडी होगी। व्हाट इज हाउस विद इन द थिन वॉल्स। थिन वॉल्स के अंदर क्या है? इंसान का जो इनर ग्लो है कि इंसान असल में कैसा है, वही थिन वॉल्स के अंदर। व्हाट जनरल कंक्लूजन डज द राइटर ड्रॉ फ्रॉम दिस कंपैरिजन। इस कंपैरिजन से ऑथर को क्या कंक्लूजन मिलता है? ऑथर को ये कंक्लूजन मिलता है कि हमारा जो बॉडी है बस एक केस की तरह जो शैडोज से बना है, वो एक एसेसरी है, और हमारा जो सोल है, हमारा जो आत्मा है, बस वही मैटर करता है। एक इंसान, उसके दिल, उसके आत्मा के वजह से जो कुछ भी होता है होता है। व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। डिसेबल्ड लोगों के लिए साइंटिस्ट का क्या मैसेज था? मैसेज ये था कि स्टेफन हॉकिंग के द्वारा डिसेबल्ड लोगों के लिए मैसेज ये था कि जो लोग भी डिसेबल्ड है, वो जो डिसेबल्ड इंसान है ना, वो जो काम में अच्छे उन्हें वही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द राइटर रेफर टू द गिटार इंसिडेंट, व्हिच आइडिया डज इट सपोर्ट। राइटर ने गिटार इंसिडेंट के बारे में क्यों बताया और कौन सा आइडिया को सपोर्ट करता? जब स्टेफन हॉकिंग बोलते हैं कि डिसेबल्ड ओलंपिक्स होता है और ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तो राइटर एग्री करते हैं उनके साथ, क्योंकि राइटर को उन्हें उनका बचपना याद आ जाता है, कुछ पास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंसेस याद आ जाते हैं, जब राइटर स्पेनिश गिटार बजाना सीख रहे थे, और वो जो गिटार था उनसे भी बड़ा था। उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था गिटार बजाने में, लेकिन वो बजा रहे थे, सीख रहे थे। एक दिन रात को क्या किया, वो गिटार का सारे स्ट्रिंग्स खोल दिए। तो ये उस आइडिया को सपोर्ट कर रहा है जब स्टेफन हॉकिंग बोले थे कि जो इंसान डिसेबल्ड होते हैं उन्हें वही चीजों पे फोकस करना चाहिए जिन जो चीजों पे वो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड टू स्टेफन हॉकिंग, व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड। राइटर ग्रेटिट्यूड दिखा स्टेफन हॉकिंग को इसलिए क्योंकि स्टेफन हॉकिंग राइटर के लिए एक बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन। ऑथर ये सोचते हैं कि स्टेफन हॉकिंग जितने बहादुर है, मैं भी उतने बहादुरता का साथ आगे बढ़ता रहूं, इसीलिए वो एक्सप्रेस करते हैं ग्रेटिट्यूड उनके द्वारा। 11 नंबर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आई होप आप इसको कर लेंगे। आई होप आपको पार्ट 3 का वीडियो एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। कंप्रेशन चेक मैंने बस समझा दिया है। आप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लिखने में परेशानी नहीं होगी, बस इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है। क्वेश्चन आंसर जब भी आप लिखे खुद से लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपका लैंग्वेज स्ट्रांग हो, राइटिंग स्किल्स बढ़े। तो यही था हमारा चैप्टर का वीडियो 3 पार्ट में। तो मिलते हैं जल्दी एक अगले चैप्टर के वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। फाइनल्स आने वाले हैं, पढ़ाई करते रहिए। टाटा।